आमंत्रित कर रहे हैं और डॉक्टर अजय पांडे साथ रहेंगे, डॉक्टर अजय पांडे और डॉक्टर सुरेश उपाध्याय। ये तीन हरिया आयुर्वेदिक कॉलेज से ये तीन सत्र की कार्यवाही देखेंगे। पहले धर्मवती वंदना करेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा वैज्ञानिक सत्र होगा जिसमें डॉक्टर सुशील कुले काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक हमारे बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे सहयोगी हैं, और साथ साथ में डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जो कि बाल रोग के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य किया है। बड़ा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज हरियाणा में आप रहे और आपने काम किया है। और सरोज शंकर राम साहब जो कि आप प्रतापगढ़ के डीओ हैं, प्रति सत्र में रहेंगे। तो पहले हम निवेदन करते हैं कि आप धन्वंतरी वंदना के लिए, धन्वंतरी पूजन के लिए उपस्थित होकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग भगवान धन्वंतरी की, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की आराधना करेंगे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम उद्घाटन सत्र में होगा। अभी हम लोग माल्यार्पण कर भगवान के चित्र पर माल्यार्पण करके और वंदना के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। प्रोफेसर जी एस तोमर सर से अन्य हमारे सम्मानित गणों से निवेदन है ओम नमामि धनवन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रोफेसर जी एस तोमर सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि सर आए और इस कार्यक्रम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड आयुर्वेदिक अप्रोच द्वारा आयोजित एवं झंडू इमामी ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किए गए इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, सचिव विश्व आयुर्वेद मिशन उत्तर प्रदेश, चिकित्साधिकारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय रामापुर प्रतापगढ़, आप सभी सम्मानित जनों का इस सभागार में हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को प्रणाम। मैं प्रथम वैज्ञानिक सत्र को प्रारंभ करते हुए इस सत्र को चेयर करने के लिए निवेदन करूंगा डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम से। नारी स्वरूपा है, आपको मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं कि मैम आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप वाराणसी से मंच पे आपका स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय पांडे सर से, आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चिकित्सा विभाग से हैं। सर आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर अजय पांडे सर। प्रथम वैज्ञानिक सत्र को प्रारंभ करते हुए इससे पहले कि मैं डॉक्टर सुरेश उपाध्याय सर से निवेदन करता हूं कृपया सर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने पहले स्पीकर को आमंत्रित करूं। इससे पहले मैं प्रोफेसर जी एस तोमर सर जो कि इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर जी एस तोमर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। आज इस भव्य ज्ञान यज्ञ के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूंगा
झंडू विमानी ग्रुप को, इसके प्रेसिडेंट गुलराज भाटिया जी, पार्थ नारायण जोरदार जी, भरत ढीगरा जी और साथ साथ में डॉक्टर आदित्य जी यहाँ पधारे हुए हैं वो, और राजेंद्र कुमार सिंह, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि मेरे मन से उठी हुई बात को इन्होंने तुरंत स्वीकार किया और यह भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुझे सहयोग प्रदान किया। आज का जो ज्ञान यज्ञ है वो कोरोना कालखंड के सातत्य में जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उन समस्याओं में आयुर्वेद ने जो दिशा दिया है, उस दिशा के संदर्भ में हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के कुछ ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे चिकित्सकों को, ऐसे अनुभवी चिकित्सकों को मैंने आमंत्रित किया है कि जो अपने वॉलंटरीली, जिन्होंने स्पीकर के रूप में अपने विचार रखने के लिए हम लोगों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर सरोजशंकर राम जो प्रतापगढ़ में डीओ हैं, आपने भी अपना समय निकाला और साथ साथ में हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीएस रघुवंशी, ये लोग नित्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। और सभी चिकित्सा अधिकारी वर्ग में डॉक्टर हेमंत सिंह, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी प्रतापगढ़, सनातन मिश्रा और आपके सामने जो चिकित्सकों की टीम देख रहा हूँ, मनोज सिंह, सोनी जी, सारे चिकित्सक जो आए हुए हैं उन सब चिकित्सकों को प्रणाम करता हूँ और नमन भी करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आयुर्वेद की छवि को विश्व के सामने ले जा रहे हैं। आज मैं अभी तुरंत लौट रहा हूँ सवेरे, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सोनोवाल जी के साथ हम लोगों का एक इंटरनेशनल सेमिनार था। उस सेमिनार में मुझे अपने विचार रखने का अवसर मिला और वहां ये स्पष्ट रूप से मैंने कहा सबके सामने कि कोविड-19 कोई नई चीज नहीं है, आने वाले समय में तमाम इस तरह के वायरस बैक्टीरिया आते रहेंगे। हमको आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जागरूक करना है और हमारा स्वरूप ही भिन्न है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम अधिक समय नहीं लेंगे। पुनः आप सभी महानुभावों का जो सभागार में उपस्थित है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और देखो हमारे सामने चंद्रशेखर सिंह विद्यालय से डॉक्टर सेंगर और डॉक्टर प्रभात तिवारी सब उपस्थित हुए हैं, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद सेवा निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह जी रहेंगे और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एस.पी. सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और यहाँ पर अन्य विद्वान चिकित्सक आपके उद्घाटन सत्र में रहेंगे। उसके पहले हम वैज्ञानिक सत्र करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है डॉक्टर अंजना सक्सेना जो कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया में भी रही और आज बनारस में रह करके आपने ये कीर्तिमान साबित किया है कि आयुर्वेद की महिला चिकित्सा के पास किस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट रिफ्रैक्टरी कम ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट, दे यूज्ड टू प्रेफर to consult Dr. Anjana Saxena, give a big hand for a successful gynecologist of Ayurveda। और हम लोगों के लिए गौरव की बात है, ऐसे चिकित्सकों का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय पांडे, आप हमारे गुरु भाई हैं और एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि आपके ओपीडी में चिकित्सकों को भीड़ लगती है और इससे भी हटकर के एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आपके अंदर गुरु के प्रति जो निष्ठा है, उस निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इसी प्रकार से गुरु के प्रति आस्था के कारण आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है और आप निरंतर ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहे। आपके लिए भी धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश उपाध्याय, जिन्होंने बालरोग के क्षेत्र में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी वाले थे, इनके साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके बालरोग विभाग में महत्वपूर्ण कार्य किया। आप एनआईए जयपुर में आपने जो अपना स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की, तो आयुर्वेद के कौमार व्रत के स्वरूप को जिस प्रकार से उन्होंने अंगीकार किया है, उसके लिए इनकी क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि निरंतर नए आयाम आप स्थापित करते रहें। और अब मैं डॉक्टर अमित पांडे से कहूंगा कि आप आज के वक्ताओं को आमंत्रित करें और हमारे लिए हर व्यक्ति सम्माननीय है, हर चिकित्सक सम्माननीय है। ये वक्ता तो वॉलंटरी जिन्होंने हमको नाम दिया था कि मैं कुछ अपने विचार रखूंगा, उन एमिनेंट स्पीकर का नाम दिया गया और उनमें से और भी जो लोग होंगे उनको हम समय देंगे। तो अभी जो है निवेदन ये है कि वक्ता की टीम हमारी बहुत लंबी है, आप अपने विचार बहुत संक्षेप में 4 लाइन 5 आप 4 मिनट 5 मिनट जो आप बात बताना चाहते हैं अपनी रखें। और इसके लिए विशेष कार्यक्रम का 3 दिन का आयोजन दिल्ली के एनडीएमसी ऑडिटोरियम में माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हम लोग करने जा रहे हैं 8 मई को।
और वहां पर आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जन्नू फार्मास्यूटिकल्स के कि हमारे इलाहाबाद के विशिष्ट चिकित्सकों को विशेष रूप से व्यवस्था करेंगे कि आप सब लोग वहां पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए डॉक्टर अवनीश पांडे को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और कार्यक्रम को संभालें। और डॉक्टर निशांत शुक्ला, कुंडली त्रिपाठी, एक बड़े ही सुलझे हुए सिपाही की तरह इन लोगों ने हमारी बात को माना और हमारे बनारस के अतिथियों को आपके सामने समय को उपस्थित किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। डॉक्टर अवनीश जी। क्या हुआ? ये कहा कि वहाँ क्यों नहीं है भाई, यहाँ वहाँ क्यों नहीं है? यही कर दिए काम है। जाओ आगे बड़ा जाओ। बोलो तो कहाँ मरीज से कहाँ नहीं है, देखना चाहिए ना, वहाँ खाली होना नहीं चाहिए। पूरा काम कहाँ है? अनुराग जी इधर, हाँ इस साइड से। हाँ ये ले आए। हमारे पास एक से बढ़कर एक वक्ता हैं जो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखेंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रयागराज के एक सबसे युवा आयुर्वेदाचार्य, और सबसे अच्छी बात है जैसा कि वैद्य सुशील दुबे सर कहते हैं कि आज का जो न्यू जनरेशन है वो अपने आप को डॉक्टर नहीं वैद्य लिखने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे ही हमारे युवा वैद्य हैं, वैद्य सनातन मिश्रा प्रयागराज से। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आए और इस आज के कार्यक्रम में अपने विचार रखते हैं। वैद्य सनातन मिश्रा, जोरदार तालियों का स्वागत करें। आपको बताना चाहूंगा कि एक डॉक्टर होने के साथ, चिकित्सक होने के साथ ये एक लेखक भी हैं और इन्होंने मलम जैसे अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य सनातन मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक, मेरे वरिष्ठ छात्र, सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से नमस्कार। इस लायक सब्जेक्ट में अपने विचार यहाँ प्रकट कर सकूं, मैं बिना किसी विलंब के अपने विचार रखना शुरू करता हूँ। मेरा नाम है वैद्य सनातन मिश्रा और मैं परंपरागत वैद्य परंपरा से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी पीढ़ी का चौथा वैद्य हूँ जो वैद्यकी को आगे ले जा रहा है। मैं इस बात को मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इतने साल में जो हमने सीखा है वो सिर्फ ये सीखा है कि अगर सवाल प्रकृति के पास है तो जवाब भी प्रकृति के पास ही है। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इन्फेक्शियस डिसीज, ये सवाल प्रकृति ने हमसे पूछा है और इसका जवाब भी उसी के पास है। मैं अपनी बात को सिद्ध साबित करूंगा 3 ऐसे द्रव्यों से जो हम सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। मैं उपयोग करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, मेरे परदादाजी करते थे और उनको कमाल के रिजल्ट्स मिलते थे। आज उन द्रव्यों का नाम लेके मैं एक सवाल और रिसर्च का मुद्दा छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी उस पर काम कीजिए। मुझे नहीं पता कि इसकी पोटेंसी क्या है, इसका क्या आर वैल्यू होगी, पी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता। ये हम मिलकर खोजेंगे। आज मैं जो विचार प्रकट करने वाला हूँ वो व्यक्तिगत है। सबसे पहले अगर देखा जाए इन्फेक्शियस डिसीज, इसे भूल जाइए, इन्फेक्शियस डिसीज कुछ होती भी है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि इन्फेक्शन बाहर सराउंडिंग हो, एनवायरनमेंट हो या शरीर के अंदर हो, वो फैलता सिर्फ पंचमहाभूत से, सिर्फ और सिर्फ पंचमहाभूत से। अग्नि और आकाश महाभूत को छोड़ दिया जाए तो 3 जो महाभूत बचते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो वो आप संसार में देख लीजिए,
सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, एग्जैक्टली यही महाभूत शरीर में किसी प्रकार के इंफेक्शन को आगे प्रमोट करते हैं। इसकी चिकित्सा भी इसी महाभूतों से होती है। 3 ऐसे द्रव्य जो 3 महाभूत में काम करते हैं, हमें बेहतर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाल में सबसे पहले महाभूत इस्तेमाल करूंगा जल महाभूत का। अभी हाल में मेरे पास केस आया था, एकदम टिपिकल नाम दूषी विष का केस आया था, और मैंने अपनी जितनी भी मुझे द्रव्य आते थे मैंने नासमझी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मुझे किसी में कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर जब देखा कि आचार्य चरक के पास उसका जवाब बहुत पहले से रखा हुआ था, वो था विषय महाकसाय, वो है निर्मली बीज। निर्मली की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जल का शोधन करती है। मैंने निर्मली बीज को देना शुरू किया और मुझे 2 से 3 हफ्तों में रिजल्ट मिल गए। विषय महाकसाय में निर्मली की कटक का जिक्र किया गया। अगर शिशु ने कटक को बताया कि जल महाभूत का शोधन करती है। अगर शिशु ने बताया कि हम बाहर रूप से कैसे जल का शोधन कर सकते हैं, इसी सिद्धांत को अगर हम शरीर के अंदर लागू करते हैं तो जल महाभूत में अगर ठीक ऐसा ही द्रव हो गए होंगे। वहां की गाइड ने आपको बताया होगा कि स्टेट्स में यहाँ की एलोरा केव्स में मच्छर नहीं आते हैं और हमेशा टेम्परेचर ठंडा रहता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे जो पेंटिंग इस्तेमाल की गई है वहां पर भंगा का इस्तेमाल किया गया, कैनवस का इस्तेमाल किया गया है कि किसी भी प्रकार के कोई भी मच्छर, कोई भी कृमि उस पेंटिंग के आसपास नहीं आते हैं। वहां का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। सिगली में ब्रिज है जहां पर जो शायद 8वीं शताब्दी में बना था, वो ब्रिज आज भी फंक्शनल है। जब उसकी मॉर्टर्स का टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसकी सीमेंट में भंगा इस्तेमाल किया गया है। भंगा हम पार्थिव गुण को बनाए रखने में इस्तेमाल करते हैं और ठीक ऐसा ही द्रव्य है शतावरी। ये 3 द्रव्य और जटामासी, ये 3 से 4 द्रव्य तीनों महाभूत में काम करते हैं और तीनों को शुद्ध करने में, जिसे धातु सामिता बोलते हैं, उस प्रकार को साम्य रखने में मदद करते हैं। तो मैं अभी इसे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तमाम रिजल्ट मिल रहे हैं। मैंने इसका इस्तेमाल कोरोना में भी किया था, कोविड में भी किया था, और आने वाले किसी भी, मैं इसे भी नहीं समझता कि ये इन्फेक्शन डिसीज है या नहीं है। मैं इनके पंचमहाभौतिक गुण को देखता हूँ, जो कमी होती है उसको एडॉप्ट करता हूँ और हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। आज मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं यहाँ पर और मैं चाहूंगा कि मैं बोलूँ कम और सुनूं ज्यादा, ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सनातन जी। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित करने के लिए सनातन जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रोफेसर जी कोमल कर सम्मानित कर रहे हैं वैद्य सनातन जी को। ये रहो ये ना अपने भाई शिवाकांत, अब शिवाकांत ले जाए। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबको हो गया उधर। डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो कि चिकित्सा अधिकारी हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उड़ैयाडीह प्रतापगढ़ में। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद। धर्मार्थो साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः। भगवान प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन और मंच की दूसरी ओर उपस्थित मेरे सभी गुरुजन, वरिष्ठ अधिकारी, सहयोगी और सभी महानुभावों को मैं इस अवसर पर सबसे पहले सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे
डीएमएस और एमडी के गुर्जर भी यहाँ पे हैं और उन्हीं गुर्जरों से जो कुछ सीखा है कक्षाओं में बैठ के, ओपीडी में बैठ के, उसके आधार पर जो ये आज का विषय है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो मेरी छोटी सी समझ लगी है उसी को मैं रखना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेक्शियस डिजीज की जब बात करते हैं तो इसमें कोई एक पॉजिटिव एजेंट होता है पैथोजन, कोई एक हॉस्ट होता है, एक हेल्दी पर्सन होता है, और उस हॉस्ट से हेल्दी पर्सन तक जाने के लिए कुछ माध्यम होता है, चाहे वो डायरेक्ट कंटेक्ट से जाए, चाहे जैसा कि वैद्य सनातन जी ने अभी बताया कि जल के माध्यम से जाए, वायु के माध्यम से जाए, मृदा के माध्यम से जाए, या कोई एक वेक्टर हो उसके माध्यम से जाए। तो जो एक पैथोजन है उसे अगर बीज की संज्ञा दें और रोग को एक वृक्ष की संज्ञा दें तो उसे बीजवाद कहते हैं, जो मुख्य सिद्धांत होता है एलोपैथिक मेडिसिन का या आयुर्वेदिक का गौड़ सिद्धांत है। आयुर्वेदिक जो व्यू है, अप्रोच है, वो बीजवाद की नहीं अपितु क्षेत्रवाद की है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो शरीर है, शरीर में दोषों की अवस्था अगर सम रखी जाए, मतलब शरीर को इतना सुदृढ़ कर दे, अपने क्षेत्र को इतना सुदृढ़ करे कि एक तो जो पैथोजन है वो शरीर के अंदर प्रवेश ही न कर पाए, यदि प्रवेश कर पाए तो वहां पर सर्वाइव न कर पाए, सर्वाइव भी कर ले तो उतने हानिकारक प्रभाव न छोड़ पाए कि जो व्याधि को उत्पन्न करे। तो इसलिए जो आयुर्वेद में किसी भी तरह की डिजीज का जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र को मजबूत करना, अपने बॉर्डर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि कोई भी टेररिस्ट इंटर ही न कर पाए, किसी तरह की कोई समस्या ही ना हो। उसके लिए जो आयुर्वेद में दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, रात्रिचर्या बताई गई है, वो और जो आयुर्वेद के अलग अलग स्तरों पर संस्कार बताए गए, चाहे गर्भावस्था से पूर्व ही संस्कार हमारे शुरू हो जाते हैं और जीवन के अंत तक वो संस्कार चलते रहते हैं। उन संस्कारों को अगर हम नियमता फॉलो करें तो हम उस तरह का क्षेत्र बना सकते हैं जिस पर ये इन्फेक्शन रूपी कोई भी बीज जो है उत्पत्ति ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके लिए जो बहुत सारी चीजें, जैसे नाक से हमारे लिए नश्यकरण बताए गए दिनचर्या में, मुख के लिए गंडूस और कवल बताए गए हैं, दंत के लिए दंत पवन, जीवा के लिए जीवा निर्लेखन, लगभग हर जो एंट्री का मीडियम है उसके लिए एक बैरियर बनाने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। बस आवश्यकता है कि उस क्षेत्र को मजबूत करना। इसमें एक स्वर्णप्राशन संस्कार इन दिनों जोड़ते हैं जिसमें हिंदू परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो स्वर्णप्राशन कल ही एक सहयोग से पुष्य नक्षत्र है 14 मार्च के दिन, और पुष्य नक्षत्र पे मैं पिछले लगभग 1 साल से बच्चों को स्वर्णप्राशन करा रहा हूँ। और उन स्वर्णप्राशन में एक फायदा मुझे जो दिखा कि लगभग 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से कम उम्र के हैं और विगत 6 महीने में उनके पूरे परिवार में वायरल डिजीज हुआ, लेकिन उन बच्चों को स्पेसिफिकली नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स आके जब ये बताते हैं तो हमारी जो आस्था है अपने इस वैज्ञानिक आयुर्वेद के प्रति वो और ज्यादा बढ़ती है। तो इस चीज को मैं शेयर करना चाहता हूँ। और स्वर्णप्राशन के बारे में लगभग सभी यहाँ आयुर्वेद से हैं तो सबको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि अभी डॉक्टर अभिमन्यु कुमार सर के अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि लोग स्वर्णप्राशन में स्वर्णभस्म, गोघृत और मधु के अतिरिक्त कुछ वैद्य औषधियों का प्रयोग भी करते हैं ब्राह्मण संस्कृति वैज्ञानिक, तो लेकिन उनकी समिति की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अन्य औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल गोघृत और शुद्ध मधु और स्वर्णभस्म का प्रयोग करना चाहिए। अब इसकी प्रासंगिकता कितनी है, भविष्य कैसा है, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन इस समय जैसा भी स्वर्णप्राशन कराया जा रहा है उससे उस तरह का क्षेत्र बन रहा है जिसमें बीज का प्रवेश या तो नहीं होगा और होगा तो वो कारगर नहीं होगा। तो आयुर्वेदिक अप्रोच जो मेरी समझ बनती है क्या क्षेत्रवाद की दृष्टि से जाना चाहिए, और बीजवाद की दृष्टि से तो जाने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं हमारे पास। बस मैं इतनी बात रखना चाहूंगा कि आयुर्वेद के जो वर्णित सिद्धांत है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सभी का पालन। और एक चीज और, सदवृत्त भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो आयुर्वेद में आयु कहा गया है वो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग है। तो केवल शरीर की बात नहीं करें, हम इंद्रियों की बात करें, आत्मा की बात करें, सत्व की बात करें, तो जो सत्वावजय चिकित्सा है वो मंगल बलि उपहार उन सब की भी वैज्ञानिक वर्तमान प्रासंगिकता को तय करके हमें इसको समाज में रखना होगा कि आज के परिवेश में इन सब चीजों को हम कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने गुरुजनों और वरिष्ठ जनों से और अधिक इस विषय पर सुनना चाहूंगा, जिससे मेरा ज्ञानवर्धन हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी, आपने आयुर्वेदी के जिस स्वरूप के संदर्भ में चर्चा किया है, हमारे वरिष्ठ लोग स्वर्ण प्राशन के संदर्भ में भी आपके सामने चर्चा करेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि WHO ने जो सेंटर जामनगर में स्वीकृत किया है आयुर्वेद का, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के प्रयास से आज आयुर्वेद अपनी उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। और ये सदी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस सम्मान के भागीदार हैं वो सम्मान आपको मिलकर के रहेगा। और मुझे पूरी आशा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं आप सफल होंगे। तो मैं अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूँ सर आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रोफेसर जी तोमर सर, तो मैं निवेदन करूँ सर मंच पे आप अपना स्थान ग्रहण करें और कृपया डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी जी को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। ऊपर आशीष जी आप ऊपर आ जाइए, उधर तो घूम के आना पड़ेगा। अभी भी इधर देखिए ना, इधर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सभागार में हमारे बीच क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर शारदा प्रसाद सर हमारे बीच में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर सरोज चंद्रराम सर हमारे बीच में। सर आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले इसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, जैसा कि आज का विषय वस्तु है, एक ऐसे कॉम्पिटिशन राष्ट्रीय लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया गया विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा, एवं उसमें देश भर से छात्र छात्राओं ने अपने निबंध लिख के भेजे और उनमें से कुछ छात्रों को चयनित किया गया है और वो छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी उनके नाम की घोषणा इस कार्यक्रम के अंत में की जाएगी, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी सर वाराणसी से हमारे बीच में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वैसे सुशील कुमार दुबे सर काशी विश्वविद्यालय से आपका भी स्वागत है। सभागार में जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं पुनः इस मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी बॉस से, अगर यहाँ पे सभागार में उपस्थित हैं बॉस आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर PM त्रिपाठी अभी आए नहीं है लग रहा है। डॉक्टर हेमंत सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिकंदरा प्रयागराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। आदरणीय गुरु जी डॉक्टर GS तोमर सर और हमारे विशिष्ट गुरुजन को हमारा नमस्कार। साथ में हमारे DO साहब डॉक्टर शारदा प्रसाद सर और डॉक्टर सरोज सर, दोनों को हमारा प्रणाम। और हमारे सीनियर, जो बहुत सीनियर हमारे हैं, डॉक्टर सुशील दुबे बॉस, उनको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। आप लोगों ने आयुर्वेद के प्रति बहुत काम किया है। हम लोग जिस आयुर्वेद में एडमिशन लिया था हमने, तो उस समय की कंडीशन आज की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर। उस समय जो एडमिशन लेता था ये नहीं सोचता था कि हमें आयुर्वेद पढ़ना है, वो बस वहाँ कोर्स कर लिया था, हाँ इनको पढ़ना है।
अभी आयुर्वेद के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी अधिवक्ता करना है या शिक्षक करना है, उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, आयुर्वेद अमृता नाम। आयुर्वेद अमृता नाम यानी कि आयुर्वेद अमृत है, जिसका पान हम करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कि चरक में पहले से लिखा है, सुश्रुत में लिखा स्वास्थ्य रक्षा मात्र शिकार स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करे। अब उस पर लोग जोर दे रहे हैं, वो पहले से ही लिखा हुआ। आपने खुद ही देखा होगा कि शरीर के बारे में जैसे हम जानते हैं, हमारे यहाँ चरक हम लोग बहुत पढ़ते थे, बहुत को मालूम है चरक को बहुत। अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें लगता है हाँ वो कितनी काम की चीज है। उसमें एक चैप्टर है तस्या स्थिति करके, ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि जैसे आदान और विसर्ग के बारे में काल को डिवाइड करते हैं, आदान काल विसर्ग काल, उसी हिसाब से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। खान पान सारी चीजें होनी चाहिए, तो आप बीमार नहीं होंगे, यानी आपके पेशेंट बीमार नहीं होंगे। आप ट्रीटमेंट भी करते समय अगर इसका पालन करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब आदान ऋतु जो होती है, आग्नेय होती है, वो सबको मालूम है। इसमें 3 ऋतु आती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से हमारी बॉडी का हरासमेंट होता है। विसर्ग काल की आखिरी ऋतु हेमंत ऋतु में हमारा बल सबसे अधिक रहता है, और शिशिर ऋतु में और दोनों की संधि में जो रहता है हमारा बल सबसे अधिक रहता है। अब इस समय जो ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है। बसंत ऋतु के लिए क्या कहा गया है कि हम लोग दोस्त पढ़ते थे, एक छोटा सा स्लोगन याद करते थे एमडी के प्रिपरेशन के लिए, जीडीएस बीएसएच एसबीजी करके, यानी कि वात जो होता है, ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में उसका शमन होता है। ऐसे ही पित्त के लिए है, शरद ऋतु वर्षा ऋतु में संचय होता था, शरद में उसका प्रकोप होता था। और ऐसे ही वात के लिए कहा गया है, सॉरी कफ के लिए कहा गया, जो ऋतु के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि कफ में इसका संचय होता और बसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता। इस समय कफत व्याधियां ज्यादा मिलती है देखने को, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो हम हेमंत ऋतु में मधुर औषधियों मधुर रस का सेवन करते हैं, वो इस समय सूर्य के प्रकाश से पिघलने लगती है, तो वो प्रभावित होने लगती है। अब इस समय जैसे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी है कि प्रिवेंशन के लिए हम मधुर रस, अम्ल रस और स्निग्ध और गुरु आहार का सेवन न करें, यानी कफ को बढ़ाने वाले आहार का सेवन बिल्कुल न करें। अब रस की बात चलती है तो मधुर रस, अम्ल रस, लड्डू, मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो ये 6 रस बताए गए हैं, इसको सीधे सीधे डिवाइड करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण जो है हमारे वात को बढ़ाता है, कम करता है, और कटु, तिक्त, कषाय रस वात को बढ़ाता है। ऐसे ही तिक्त, मधुर, कषाय रस पित्त का शमन करता है, और पित्त और लवण, अम्ल, कटु जो है वो बढ़ाता है। तो इसको ध्यान में रखकर हम अगर किसी की चिकित्सा करते हैं तो हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी हमारे माननीय सम्मानित गुरुजन लोग हैं, उनसे कुछ सीखना ही चाहूंगा, क्योंकि ये लोग वरिष्ठ हैं और कुछ न कुछ हमें देंगे। इसी सब के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अभी रुकिए बॉस हेमंत। हाँ भाई, देखिए डॉक्टर हेमंत का एक परिचय मैं और देना चाहता हूँ कि इन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बार टॉप किया है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की सुशासन की नीति के तहत बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी धन व्यय के, और हमारे निदेशक महोदय की शुद्धता और उनकी परिपक्वता और अनुशासनशीलता के चलते आपको पूछ करके सभी लोगों की नियुक्ति मिली है, और इसका शारदा प्रसाद जी अंग हैं, प्रोफेसर आप भी इस व्यवस्था के अंग हैं। तो जितने युवा चिकित्सक हमारे बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव से जो प्राप्त किया है, तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, आपको निघंटुना बिना वैद्यो विद्याओ व्याकरण बिना अनभ्यासेन विभाजन, आपको जितना अनुभव मैं पूछता हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों से सीखता हूँ। रसशास्त्र के संदर्भ में, फार्मेसी निर्माण के संदर्भ में जो बात होती है, तो डॉक्टर हेमंत हमारे गुरु हैं। मैं इनको पूछता हूँ, और गुरु वही होता है कि जिंदगी भर विद्यार्थी बना रहे। मैं अपनी बात को रघुवंशी से पूछता हूँ, डॉक्टर आर.के. सिंह से पूछता हूँ, इस रोगी को ये दवा देना है, आज बेटा मैं ज्यादा चिकित्सा नहीं करता, मैं क्या दवा दूं, तो आर.के. सिंह हमको गाइड करते हैं। तो ये सब हमारे गुरु हैं, कोई विद्यार्थी नहीं है।
सीखने की प्रवृत्ति रखिए, हमेशा विद्यार्थी रहिए, जिंदगी भर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आज आपको सम्मानित करने के लिए इलाहाबाद के आपके डीओ डॉक्टर शारदा प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं, तो आप आए और हमारे साथ अपने शिष्य को और अपने चिकित्सक को सम्मानित करें और ऐसे लोगों के माध्यम से आगे का नाम करें। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में डॉक्टर आर.के. सिंह सर हैं, चीफ आयुर्वेदिक फिजिशियन मां शारदा हॉस्पिटल बैराना प्रयागराज। आप आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर आर.के. सिंह। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम सभ्य हमारे गुरु जी डॉक्टर प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर, उनका में बैठे अन्य अतिथिगण और हमारे उपस्थित साथियों, और इस आयोजन को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए झंडू के जो हमारे साथी हैं, खास करके राजेंद्र सिंह जी, उनका मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जब वो डाबर में थे तब भी इस तरह से बहुत कार्यक्रम कराते रहते थे और हम लोगों को एकत्रित होने का मौका, कुछ बोलने का मौका, अपनी बातों को साझा करने का अवसर देते रहते थे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जैसा कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल बीता ही है और कोरोना काल में किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा था और किस तरह से आयुर्वेदिक औषधियों ने पूरे देश और दुनिया को सहारा दिया कि हम कोरोना से लड़ सके। कोरोना से लड़ने के लिए इसमें कितना सहारा दिया। अभी मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था अपना, तो हमारा जो उसके थीसिस पे टॉपिक था, जिसमें सीरीज जो जानते हैं एल्बीजिया लेवेट, जिसका बोटेनिकल नेम है, सीरीज पर मेरा बहुत था। तो हम लोग अपने जब हम लोग पढ़ाई करते थे या जब प्रैक्टिस में आए तो सीरीज का बहुत कम उपयोग करते थे हम लोग। तो वो चूंकि मेरा टॉपिक था तो मेरे सीरीज का अवलेह मिलता है बाजार में, शीर्षादी अवलेह नाम से, तो जिसका प्रयोग मैंने अपने बहुत से मरीजों में किया, जो खास करके प्रतिशय के मरीज थे, प्रतिशय के थे, या जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस था, राइनोडिया ज्यादा होता था, एक्सेसिव राइनोडिया होता था, कफ भी होता था, जिसमें कमर श्वास वगैरह भी था। तो उसमें सब भी यूज किया मैंने। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर कि मेरा जो अनुभव था कि 99% रोगियों ने उसका बहुत ही बढ़िया लाभ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा उसका उपयोग था। इसके अलावा इसको हमने तमाम तरह के एलर्जिक जो स्किन की डिजीज होती है, चाहे वो पंडू हो, किसी भी तरह की इचिंग हो, तो उसमें भी वो उसका बहुत अच्छा रोल था। तो मेरा तो ये अनुभव खास करके इस तरह के डिजीज मिला। बाकी अब जबकि आज अभी कुछ दिन पहले हमारे झंडू के कोई साथी आए थे, शायद राजेंद्र जी के संपर्क में होंगे, तो उन्होंने मुझे कोई हाइपोग्लाइसेमिक दिया था, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक दिया था। तो बोला कि सर इसको आप खाइए। तो मैं डायबिटिक हूँ, बोले कि 1 महीने में आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने खाया, फिर वो जब नेक्स्ट आए फॉलोअप में तो मेरे से पूछा कि साहब क्या हुआ। मैंने कहा भाई मेरे को तो कोई असर नहीं पड़ा, मेरा शुगर तो वही है। बोले कि साहब आप तो पहले आदमी जो कह रहे हैं कि इस पर आपका असर नहीं हुआ, ये तो बहुत एविडेंस ड्रग है, इससे तो बिल्कुल डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो क्या बात कर रहे हो, कहाँ से डायबिटीज ठीक कर रहे हो। अभी तो पहले जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज होने का कारण क्या है, ढेर सारे कारण हैं।
उनमें जेनेटिक कारण है, उसमें आपका स्ट्रेस वाला कारण है, उसमें आपका आहार विहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो हम जानते हैं कि हमारे जीवन के 30 समय जब हम उनको फॉलो नहीं करते हैं ठीक से, तब डायबिटीज होता है, तब वो मेटाबॉलिक डिजीज होती है। और उसको ठीक करने के लिए सिर्फ आप कोई एक दवा नहीं दे सकते। अगर कोई दवा दे सकते हैं, से मान लीजिए कोई मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, तो क्या करते हैं वो हमारी सेल्स को ग्लूकोज को टेक अप करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। जैसे तोमर साहब हमको कोई चीज हमको यहाँ बुलाया, डांट के पढ़ा दें पूरे श्लोक, पढ़ा दें श्लोक, उसके बाद कहेंगे चलो तुम सुनाओ, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसी तरह जब हम हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते हैं, जबरदस्ती उसको इंसुलिन को टेकअप, शुगर को टेकअप कराते हैं, तो क्या होते हैं उनके दुष्प्रभाव आते हैं। उनसे बचने के लिए तो हम दवाइयाँ लेते हैं। तो जब तक हम उसकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ जो योग का जो आया पाठ, उसके बारे में कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वाला, उसमें भी अगर यम नियम का पाठ ले, यम नियम में इतना है सत्य बोलना, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर ले तो ये सब डिजीजेस कम होंगी। और अगर इसको हम एम्फसाइज करें अपने रोगों में कि भाई आपको ये भी करना है, तो मुझे लगता है कि तब उनका इफेक्ट बेनिफिशियल अच्छा आएगा। तब हम कह सकते हैं कि ठीक है, इनके साथ ये आप दवाइयाँ भी ले लें तो आप उसका वास्तविक लाभ पा सकेंगे। बाकी तो मैं सर जैसे कहते हैं कि मैं तो सीखता रहता हूँ, हम लोग तो और उनसे सीखते रहते हैं। इस तरह की संवाद परिषदें होती है तो हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं फिर से आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सर को साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.के. सिंह जी। आपने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भारत सरकार की ये योजना है कि हमारा ये मंत्र इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाला हमारा जो प्रयोग है, सोनेवाल जी ने मंच से कहा कि मंत्री महोदय हैं कि मैं नियमित रूप से उठ करके पूजा पाठ करता हूँ और नैतिक क्रिया करता हूँ, और ये आयुर्वेद की औषधियों का जितना सेवन करने की बात करते हैं सेवन करता हूँ। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जन जागरूकता अभियान चलाएं, और मैं बहुत प्रसन्नता मुझे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच और आयुष आपके द्वार के माध्यम से हमारे दोनों डीओ साहब बैठे हुए हैं। मैं तो लगातार देखता रहता हूँ कि इनकी टीम ने तहलका मचा रखा है इलाहाबाद और प्रयागराज पता में। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आपको जन जागरूकता में एक एक आदमी के अंदर आयुर्वेद के प्रति निष्ठा और विश्वास पैदा करना है। और वो दिन दूर नहीं जब आयुर्वेद का हम एक ऐसी प्रतिष्ठा कर पाएंगे जैसा कि हम कामना करते हैं। डॉक्टर आर.के. सिंह हमारे चिकित्सालय से हमारे कॉलेज के टॉपर रहे, और टॉपर रहने के बाद में जब इनसे मैंने कहा कि आपको हनुमान मंदिर में बैठना है और आयुर्वेद चिकित्सा करना है, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का तो मैं ठीक से प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं जानता हूँ, मैं कैसे करूँगा। he was a person who was well trained in the Western medicine and having a wonderful theoretical knowledge of Ayurveda. But only thing, कि आज मैं गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहा हूँ, मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार में विद्यापीठ में भगवान आपके आप लोगों के सुभाषित से भारत सरकार ने हमको आयुर्वेद गुरु नॉमिनेट किया है। तो जहाँ के विद्यार्थी आपको ट्रेन करने पड़ेंगे कि हम पढ़ के तो आए हैं लेकिन हम चिकित्सा में कैसे जाएं, तो आज वो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक गौरव का विषय है, गुरु शिष्य पराजय। गुरु की पराजय शिष्य से होती है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। पिता को अगर पुत्र से पराजय मिलती है तो पिता को प्रसन्नता होती है। हमारा जब रोगी मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब आपकी 3 महीने दवा खाई, मुझे आराम नहीं मिला, और हनुमान मंदिर में डॉक्टर आर.के. सिंह ने देखा 15 दिन में हमको आराम मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रसन्नता की सीमा मेरी नहीं थी। मुझको इतनी प्रसन्नता मिली कि आज किसी शिष्य के माध्यम से अगर इस तरह की बात आ रही है तो मेरे लिए गौरव का विषय है। अगर आपका शिष्य आपके सामने प्रेरित होता है, बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं कामना करता हूँ कि आप मॉडल भी पढ़ें, मैं कतई निंदा नहीं करता हूँ, हर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपने विधा के संदर्भ में आपका एक समर्पण हो और उस विधा के संदर्भ में आपका अपना ज्ञान हो। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस मंच के माध्यम से आपने जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के संदर्भ में चर्चा की कि हम क्षेत्रवाद और विवाद की बात जो करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको प्रातः काल से लेकर के आयुर्वेदीय जीवन शैली को जीने की जरूरत है। तो मैं आप धन्यवाद देता हूँ। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार से, डॉक्टर सुशील दुबे से कि हमारे साथ आकर के डॉक्टर
आरा के प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान डॉक्टर सुरेश कुमार उपाध्याय सर हमारे बीच में हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया प्रयागराज में, बाल रोग विभाग में। मैं निवेदन करूंगा सर आएँ और अपने विचार रखें। डॉक्टर सुरेश कुमार। मंच पे आप हमारे सीनियर मेरे मित्र, अभी जो वक्ता बोल रहे थे ये बहुत अच्छा मुझे लगा। कोई क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई सतावरी की बात किया, किसी ने जो है सब नीति और ब्रह्मचर्य की बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम क्या करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद एक इतना सत्य है, इतना शुद्ध है, इतना परिमार्जित है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आप स्वयं अगर शुद्ध हैं तो आपको वो सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन हम क्या हैं, हम बहुत अशुद्ध हैं। हम बात करते हैं आयुर्वेद, हम वेदांत की बात करते हैं। वेदांत ज्ञानवादी है, वो जानता है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम सत्य बोलते नहीं। हम जो सत्य बोलना जो कर्म है वो पूर्व मीमांसा का है, वो जैनिक की जो पूर्व मीमांसा है वो कर्मवाद करता है। आप कर्मवाद कीजिए, सत्य बोलिए, आपके पास सारी शक्तियां आहरित हो जाएंगी। लेकिन हम क्या है, हम केवल बोलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कोरोना का। जब आप काष्ठ संहिता पढ़ते हैं, काष्ठ संहिता में एक वर्ड है, एक चैप्टर है रेवती कल्प। रेवती कल्प में बहुत ज्यादा विस्तृत है जात धाड़ियों का। पीजी के स्कॉलर जानते होंगे, जात धाड़ियों में 35 प्रकार की जात धाड़ियां हैं। उन जात धाड़ियों में 3 प्रकार की जात धाड़ियां मैं बताता हूँ, देवी, दैवी, मानसी और तिरस्त्री। यानी देव आपको परेशान कर सकता है और मनुष्य परेशान कर सकता है, या मनुष्य में व्याधि हो सकती है। और तिरस्त्री यानी मनुष्य के इतर, ये जात धाड़ियां वो जात धाड़ियां हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये वानस्पति, सर्पा, शाकुनी, चतुष्पदी, ये जात धाड़ियां हैं। आप ध्यान से देखिए, जब हम चतुष्पदी की बात, जात धाड़ी की बात करते हैं तो हमको स्वाइन फ्लू कहाँ से आया, कहते हैं सुअर से आया, पिग से आया, क्या करने वालों से। जब हम शाकुनी की बात करते हैं, शाकुनी मतलब बर्ड, जब बर्ड से हम क्या पाते हैं, तो शाकुनी बर्ड परेशान करते हैं। और हमारे टोटल अभी स्पीकर सर्पा जात है जो बोल तो रहे हैं, जब जात में आप पढ़ेंगे, वो कहते हैं हम इसका नाम नहीं लेना है, इसको छूना नहीं है, इससे दूर रहना है। एक प्रकार से छुआछूत की बात करता है। जब जात धाड़ी की बात करेंगे, इधर कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में हमको लगा कि इसको जात धाड़ी हुई है, इसको हमको टेस्ट नहीं करना है। अच्छा, लास्ट में एक बहुत अच्छी बात काशिफ ने कही है, जात धाड़ी स्वयं कहती है मेरे अंश से ही ये ठीक होगा।
मेरे अंश से ठीक होगा, यानी उसी के ब्लड से ही हम उसको फिर से वैक्सीनेट करके चाहे जैसे करके हम उसको वो ठीक करते हैं। तो जब आप लोग नहीं अभी 4 हुए कोरोना या हमारे जांच काउंट धैर्य कितने या हुए इन्फेक्शन की कितने बात लोग कीजिए, तो पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं शासक बोलेंगे संहिता का रेवती काल का जात धैर्य कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट कितने लोग? चैप्टर है। वो कहता है कि हम धर्म से ही 10 ठीक होते हैं। 20 धर्म का मतलब जैसे मैंने आपको कहा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है। 10 15 दो को ईश्वर ने हमारे अंदर में फिट कर रखा है। एक हमारा तन है इसमें और एक हमारा इच्छादायक मन है है। नहीं है तन जो है वो स्थिर है, आने वाली तन हमारा स्थिर है और मन हमारा चंचल है। लास्ट तो वीक दोनों डॉक्टर की के चिकित्सा अलग है। हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद हमको क्या करना है, हमको मूवमेंट चाहिए। नहीं तो भोजन करने के बाद हमारे लिए रहेगा कि हम आराम से रहना चाहते हैं। लेकिन अब हमको भोजन वाला जो हमारा तन है, इसकी एक्सरसाइज बताया गया, इसकी चिकित्सा क्या है एक्सरसाइज, जबकि मन की चिकित्सा क्या है, उसको हमको स्थिर रखना है। मान ली हम नई अब सर्टिफिकेट सोचिए, देंगे एक तन है सर्टिफिकेट जो नहीं कि देंगे स्थिर रहना चाहता है, एक मन है जो भागना चाहता है। इन दो हाँ विपरीत ध्रुवों के लोगों को, विपरीत ध्रुवों को, इन दोनों पक्षों को हम कैसे कंट्रोल करें? कौन है? इस कंट्रोल के लिए हमको ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मचर्य वह है जो हमारे तन को, हमारे मन को उसको रोकना, और जो जो स्थिर रहना चाहता है उसको दोनों बैलेंस करने का कैसे करना है, क्या नहीं करना है, है कोई अभी यहाँ से हॉल में है। हाँ हम कैसे करें? क्या कहते हैं बल सब बलवा दो। अगर बल है, बल का मतलब कितना बल हमारे वो अगले 17 बीएसयू वाले जो है ना उनको बुलवाइएगा, ठीक है, ऊपर बुलवा दीजिए। तब हमारा जो है 5 मिनट बोले बल हाँ बस अब कम करवा दीजिए। और आज बीएसयू वाले थोड़ा अभी क्या टाइम हो गया, छोटे बच्चों के लिए बताया गया है। जल्दी करवाना। जैसे सुनती है, अभी तीनों लोग बुलाएंगे मंच पे। सुनती को जो है हम लोग वहाँ से घर से जल जाता है। कुछ है, अभी हमारे नहीं मंच में वीरेंद्र को रखिए, वीरेंद्र डीओ वगैरह वीरेंद्र ये कह रहे हैं वीरेंद्र तो नहीं वहीं से बोल जाएगा, बुला दें वहीं से बुलवा दें। ठीक है, उनका इस्तेमाल किया गया। सुशील को बुलवा दीजिएगा, ठीक है। और अभी सुशील को जो ऐसा करते हैं ना, अभी डॉक्टर बिठवा देंगे ना, बिठवा देंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखी। जब भी कोई रोग हमारे सामने आता है तो हम चरक संहिता, कुतुब संहिता, काशक संहिता खोजने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि एवं अविष्कृतानाम व्याधिनाम व्याख्या श्यामा। ये आचार्य कहते हैं कि वी हैव ओनली डिस्क्राइब्ड दोज डिसऑर्डर्स व्हिच आर इन एक्जिस्टेंस। अगर कोई नया रोग आता है तो हमारे सामने क्या लिखा है? हमारे यहाँ लिखा है विकारा नामो सो नहीं दिव्या कदाचना नहीं सर्व विकारेषु नाम तो असद्वा स्थिति। आपको खोजना नहीं है, यू कैन फाइंड ए न्यू नेम। आधार आपको दे दिया चिकित्सा का, निदान दोष दूसरी को देख करके आप चिकित्सा करें। जात हारणी के संदर्भ में डॉक्टर उपाध्याय ने आपके सामने जो बात कही वो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट है, अनुकरणीय है। यू कैन सिमुलेट सेवरल टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स। इवन आपका जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ उसको सन्निपातक ज्वर से जोड़ करके चिकित्सा की संप्राप्ति बनाई गई और आज इसको प्रकाशित किया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको क्या मानेंगे। नए नए रोग आते हैं उनको हम जोड़ते जाएं। आयुर्वेद विकासोन्मुख हुआ है तो हमको नई सदी का आयुर्वेद नई तरीके से देखना है और उसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे अन्य चिकित्सा बंधु लगे हुए हैं, उस कार्य को आगे लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे डीओ द्वय दोनों लोग आए और हमारे साथ आज के डॉक्टर सुरेश उपाध्याय जी को सम्मानित करने का
आइए बिल्कुल।